आरबीएसई कक्षा 10 क्लास साइंस के अंदर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। 1.3 रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कई बार हिंदी के शब्द बड़े जटिल होते हैं और इंग्लिश के शब्दों को अपने वायुमंडल में इतने वो घुल मिल जाते हैं कि उनको बोलेंगे तो प्रत्येक लोग अनपढ़ व्यक्ति भी जल्दी समझता है। हिंदी के शब्दों को जटिल थोड़ा मानते हैं, तो दोनों को आपको ध्यान करना। हिंदी में बोलेंगे रक्तचाप, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड प्रेशर। अभी ब्लड प्रेशर या रक्तचाप क्या होता है इसको ध्यान से समझना है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप अपनी जो वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, इनके अंदर ब्लड यानी रुधिर चलता है। तो आपको पता है कि यह धमनियाँ और शिराएँ दो होती हैं, तो ब्लड लेके जाती हैं। तो धमनी किसको कहते हैं और शिराएँ किसके कहते हैं, दो परिभाषा ध्यान में करेंगे। हृदय से ब्लड लेके जाना शरीर के अन्य अंगों तक धमनी कहलाता है, और शरीर के अन्य अंगों से वापस ब्लड लेके आना हृदय की ओर शिराएँ कहलाता है। ये तो दो बातें ध्यान करनी है। तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव या दाब को रक्तचाप कहते हैं। यानी रुधिर वाहिनियों के द्वारा, रुधिर वाहिनी में क्या चलेंगे, रक्त ही तो चलेगा। तो रुधिर वाहिनियों में रक्त चलेगा, तो उनके द्वारा वाहिनियों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाएगा। जैसे देख लें चित्र के रूप में, ये मान लीजिए वाहिनी है, वाहिनी है, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ब्लड ये इस प्रकार चल रहा है। तो रुधिर वाहिनियों के द्वारा, ये वाहिनी है, ये रुधिर लिखा हुआ देख लें, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा, रक्त वाहिनी है, रक्त बह रहा है वाहिनियों के द्वारा, वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव, ये वाहिनियों की दीवार है, ये इधर और इधर जो दबाव पड़ता है ये यहाँ, तो इस दबाव को रक्तचाप कहते हैं। कई बार दबाव ज़्यादा पड़ता है, कई बार कम पड़ता है। आप जानते ही हैं रुधिर का, रक्तचाप का लो और अधिक होना ही है। तो इस प्रकार इसको इस प्रकार बहता है। आपको पता है कि जब रुधिर बहेगा तो अपने साथ में ऑक्सीजन, ग्लूकोज लेके जाएगा, तो प्रत्येक कोशिकाएं वो श्वसन क्रिया करती हैं, और श्वसन क्रिया करती हैं, वो इस प्रकार से जीवित रहती हैं, तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। अधिक बहना, कम बहना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो परिभाषा ये होगी। ये दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलेंगे। सिस्टोलिक को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस से प्रदर्शित करते हैं और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सिस्टोलिक का अर्थ क्या होता है कि सिस्टोलिक यानी दो प्रकार का होता है ये रक्तचाप। तो इसके अंदर 120 मिलीमीटर होता है और इसके अंदर 80 होता है। सामान्य इसको देखेंगे तो 90 से 120 तक ब्लड प्रेशर सामान्य बोलेंगे इसको, और नीचे लो स्तर में 60 से 80 तक इसको बोलेंगे डी बोलेंगे। इतना होना चाहिए, इससे कम होता है तो फिर नुकसानदायक है, उससे संबंधित रोग होता है। सिस्टोलिक की डेफिनेशन, हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में भेजना, यानी हृदय होता है तो हृदय से ब्लड जाएगा, धमनियाँ लेके जाएगी, तो उसको भेजना है। देखिए इधर चित्र के अंदर बताया ये, तो ये हृदय दिया हुआ, ये बनाया हुआ मैंने। हृदय से एक धमनी निकाली हुई है, तो यहाँ से ब्लड यानी हृदय द्वारा रक्त को, हृदय में रक्त होगा, ब्लड होगा, यहाँ से धमनियाँ इस रक्त को लेकर आगे जाएगी। तो आगे जाने के बाद में तो हृदय की मांसपेशियाँ हैं, ध्यान से समझना है। हृदय की मांसपेशियाँ हैं, इसके अंदर संकुचन होगा, और संकुचन होने पर हृदय के द्वारा धमनी के अंदर रक्त एक पंप की तरह कार्य करेगा। पंपिंग कार्य करने से वो रक्त आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार रक्त आगे बढ़ेगा तो आप जानते ही हो, रक्त अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाता है और खाद्य पदार्थ ग्लूकोज लेके जाता है, तो कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी हो गई सिस्टोलिक। सिस्टोलिक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे सामान्य शरीर में 90 से 120 के अंदर होना चाहिए। डायस्टोलिक, डायस्टोलिक यानी डी, यानी ये लिखा हुआ है, देखो तीर का चिन्ह ऐसे बताया हुआ है।
तो धमनियों के द्वारा रक्त को हृदय में भेजना, ये वापस धमनियाँ होगी ब्लड को भेजेगी, इसके अंदर भेजेगी ये, तो हृदय के अंदर इसको डी बोलेंगे। तो यह इसके अंदर शिथिलन होना है, हृदय की मांसपेशियाँ एक शिथिलन की तरह कार्य करती हैं, यानी वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने पर आप जानते ही हैं किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से इसमें ये दोनों सिस्टोलिक डायस्टोलिक को अपने पढ़ा। इसके मापने के लिए उपकरण, आपको पता है कि इसमें रक्त चाप मापते हैं। अपन डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गए हैं कई बार, तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर को भी बोलते हैं, कई बार चेक करवाई तो जो उसके पास उपकरण होता है उसको बोलते हैं रक्त चाप मापी। और आपको पता है इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं स्पाइगनोमेनोमीटर। तो स्पाइगनोमेनोमीटर एक बड़ा शब्द है, इसको बोलना आपको सीखना चाहिए। तो ये देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्पाइगनोमेनोमीटर, इसका इंग्लिश के अंदर नाम है, और हिंदी में रक्तचाप मापी जो डॉक्टर के पास होता है। तो इस प्रकार से इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे रोग। इसमें 2 प्रकार के होते, ध्यान रखना है। बीपी का लो होना, हाई होना। आपने 2 शब्दों को इंग्लिश के अंदर बहुत सुना हुआ, हिंदी में कोई जानकारी नहीं क्या बोलते हैं, तो आपको हिंदी का शब्द याद रखना है, ध्यान करें। इंग्लिश को सभी याद रखते हैं। लो बीपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं निम्न रक्तचाप, हिंदी में बोलेंगे निम्न रक्तचाप बोलेंगे, और इंग्लिश के अंदर लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे, लो बीपी बोलेंगे कि बीपी लो हो गई है, ऐसा बोलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, ये नाम से ही तात्पर्य, निम्न का मतलब कम होना, धमनियों के अंदर ब्लड का कम बहना। आपको पता है कि जानकारी है कि भाई ब्लड अगर कम बहेगा तो अपने साथ में वो ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके नहीं जाएगा, तो वो ऑक्सीजन कम लेके जाएगा, तो कोशिकाएं वेट कर रही है श्वसन क्रिया करने का, तो कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन कम जाएगी, तो श्वसन क्रिया उनको कम करेगी, तो कोशिकाएं धीरे धीरे वो कार्य करना कम कर देगी, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो इसी प्रकार का लिखा हुआ इसमें भी है, नोट्स के रूप में देख ले के बाद इधर, धमनियों व नसों में रक्त का कम बहना। धमनियाँ आप जानते हैं, नस को अपने वेन बोलते हैं, शिराएं भी कहते हैं नसों को। तो धमनियों और नसों में रक्त कम बहेगा, तो कम बहने पर यह बीमारी आपकी हो जाएगी, आप जानते ही हैं। तो नंबर 2, कम बहेगा तो ऑक्सीजन वो खाद्य पदार्थ की पूर्ति कम होगी, कोशिकाओं को कम मिलेगा, कोशिकाएं श्वसन क्रिया खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, अपशिष्ट पदार्थ नहीं त्यागेगी, अपना कार्य वो करना बंद कर देगी, तो इससे धीरे धीरे शरीर अपना कमजोर हो जाएगा, कुछ अंग आपके शक्तिग्रस्त हो जाएंगे। देखिए तीसरा बिंदु, अंगों का शक्तिग्रस्त हो जाना, यानी बीपी लो होने पर यह सबसे नुकसानदायक चीज़ है, कुछ अंग शक्तिग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, यानी ब्लड प्रेशर का कम होना, यानी ब्लड ऑक्सीजन लेके जाती हैं, तो अब कोशिकाएं श्वसन क्रिया नहीं करेगी, O2 को ग्रहण नहीं करेगी, खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेगी, तो कुछ धीरे धीरे अंग हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो कई बार बीपी लो के अंदर आप जानते हैं पैरालिसिस, इंग्लिश से एक शब्द है पैरालिसिस बोलते हैं, पर तो हिंदी के अंदर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, लकवा बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो लकवा हो जाता है, लकवा में कुछ अंगों में यह कमी आ जाती है, तो अंग खराब हो जाते हैं। कई बार बोलते हैं कि भाई इसका दायां हाथ काम नहीं कर रहा। कुछ लोग गाँवों के अंदर देखते हैं चाय पीते हैं, तो कई बार चाय की प्याली हाथ में लिए तो हाथ धूजता है, वाइब्रेशन करता है। इसका कारण क्या है, उसके अंदर कहीं भी ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, वो खराबी हो रही है, तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए। तो धीरे धीरे अंगों का खराब होना, शक्ति होना शुरू हो जाता है, तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इस प्रकार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए बीपी लो के अंदर। नेक्स्ट नंबर 2 आता है उच्च रक्तचाप, उसका मतलब हाई, इंग्लिश में बोलते हैं हाई बीपी, यानी बीपी हाई हो गई, कई बार बीपी हाई होगी ऐसा कहते हैं, तो बीपी हाई हो गई, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। अब इसमें क्या हो गया, ब्लड अधिक बहेगा, यानी ब्लड तेज गति से बहेगा, वाहिनियों की दीवारों पर दबाव आ जाएगा, मतलब फटने की आशंका रहेगी। एक बार एग्जांपल के लिए देख लो, ये वाहिनियाँ हैं, अगर ब्लड इसमें तेज गति से बहेगा तो वाहिनियों पर दबाव आएगा, यूँ ये तीर का चिन्ह बना देते हैं, ऐसे दबाव बहेगा, तो ये थोड़ी सी फूलेगी और फटने की संभावना रहेगी। कई बार दिमाग के अंदर कई बार बोलते हैं, सुनते हैं कि नस डैमेज हो गई, ब्लड रिश्ता है जिसकी वजह से यादाश्त चली जाती हैं। कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग लोग, घरों के अंदर अपन परिवार में सभी रहते हैं, देखते हैं कहीं सुनते हैं कि वो ऐसी बातें करता है,
मतलब अनजान बातें करता है, कई बार हुई नहीं, ऐसा हो गया, दिमाग ऐसा हो गया, तो वो नस की वजह से नस फट जाती है दिमाग के अंदर, तो बूंद बूंद करके ब्लड गिरता रहता है, उसकी वजह से परम मस्तिष्क अपना कार्य नहीं करता है और भूलता है, वो भूलट कर बातें करता है। वो कई बार कहते हैं बुजुर्गों में ये होता है, तो बुजुर्गों में ये एक्चुअली होता क्यों है, इसका साइंस ये रीजन देती है कि भाई परम मस्तिष्क कार्य करना धीरे धीरे कम कर देता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो धमनियों और नसों में रक्त का अधिक होना, यानी दाब अधिक बहेगा, तो दाब अधिक बहेगा तो कोशिकाओं की कैपेसिटी बड़ी कम है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा उसमें आएगी, खाद्य पदार्थ भी ज़्यादा आएगा। अब मान लीजिए आपका पेट तो इतना है, आप रोज़ 4 रोटी खाते हो, और कभी दिन आप शादी फंक्शन में गए, देखे बहुत सारे पकवान पड़े हुए हैं, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, सारे कचौरी पड़ी हुई, जो आपका पाव भाजी पड़ी हुई, नाश्ता का स्टॉल है, तो आपने खाना अधिक खा लिया, तो खाना अधिक खाने से घर में आएंगे एसिडिटी हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें ज़्यादा स्रावित हो जाएगा आमाशय में, तो डकार आएगी, आपका शरीर काम नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटी आपकी कम है। तो कैपेसिटी कम होने से खाना अधिक खा लिया, तो उसमें इतनी जगह नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर इसी प्रकार का गुजारण होगा। तो नेक्स्ट इसमें धमनियों के फटने की आशंका रहेगी, धमनियाँ फट जाएगी, ये लास्ट रीजन जो आपको पहले बता दिया, तो धमनियाँ फटेगी तो आगे अपन जीवन यापन चल नहीं सकते। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, कई बार आपका शरीर पूरा स्वस्थ है, आपका हाथ पैर वगैरह बहुत बॉडी बहुत अच्छी है, परंतु अंदर से कुछ अगर आंतरिक अंगों में मान लीजिए कोई नस डैमेज हो गई और आप ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे हो, तो नस डैमेज होने पर आपको जाना पड़ेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो सभी अंगों का शरीर में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। 2 बिंदु हैं, अगर भगवान न करे किसी से हो जाए, अगर किसी के समाज में होता है तो सही डॉक्टर को पकड़ना चाहिए। एमडी डॉक्टर होता है फिजिशियन, तो अच्छे फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए और उसकी दवाई लेनी चाहिए, और एक ही डॉक्टर को पकड़ना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना कि फिजिशियन उसका सलाहकार होता है। चलिए साहब, इसके रोकथाम के उपाय एक्चुअली क्या करेंगे तो रोकथाम होगा। देखो अपन सभी घरों के अंदर फल हरी सब्जियां खाते हैं, परंतु इनके अंदर फल और हरी सब्जियां अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो ये पहला बिंदु है, इसको ही महत्वपूर्ण मानते हैं। फल और हरी सब्जियां, फल बहुत प्रकार के होते हैं, फलों के अंदर विटामिन मिलता है वगैरह, तो और हरी सब्जियों में पालक है, मेथी है, ये बहुत हरी सब्जी दूधी हैं वगैरह हैं, तो इस प्रकार के खाने चाहिए। और इसमें बीपी हाई और अधिक होने पर आपको सामान्य ये भी सब्जी के अंदर नमक और मिर्च कम लेना चाहिए, इसके अंदर लिखा नहीं है, आप ध्यान करेंगे। नंबर 2, जल पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। मान लो आपको प्यास नहीं लगी, आप सफ़र के अंदर जा रहे हैं, 2 घंटे के बाद आप जाएंगे कई स्थान, गंतव्य स्थान पर, तो 2 घंटे के बाद आपको पानी तो पीना ही है, किसी घर जाएंगे गेस्ट के रूप में, तो सफ़र के अंदर बोतल साथ पे लेके जाएं पानी की, पानी खूब पिएं, अच्छा पिएं, और दिन में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, आपको अगर प्यास नहीं लग रही है, मान लो डिसीज़ हो गई है, प्यास नहीं लग रही, फिर भी आपको पानी पीना है, मतलब आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद पानी पीना है आपको, तो फिर पानी ही इसका ट्रीटमेंट है नंबर 2 पर। नंबर 3, व्यायाम। देखो ये सभी लोग कहते हैं व्यायाम, सुबह सुबह देखते हैं कि रोड पर काफ़ी लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, महिलाएं आदमी सब दौड़ के अंदर। कभी आपने सोचा है कि इसमें से काफ़ी संपन्न लोग हैं, सब गरीब लोग भी संपन्न है, सभी व्यायाम करते हैं, ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम करने पर ये आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा। तीसरा बिंदु है, ये मोस्ट हैं, अगर आप इसको अपना लें तो बीपी लो और हाई अपना आप ठीक हो जाएगी। चौथा, जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, जो जंक फूड होता है क्रॉस किया हुआ है, इसका सेवन नहीं करना। और अंतिम आता है मदिरा और धूम्रपान। और मदिरा आप जानते हैं शराब, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में लेते हैं शराब, और धूम्रपान बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह हीरोइन गांजा वगैरह दुनिया भर के उसमें होते हैं। इसमें अगर लिस्ट बना दी जाए तो बहुत सारे होते हैं, इतना तो अपन को पता ही नहीं क्या होता है। आजकल पाउच के रूप में कुछ और आने लगे हैं तरह तरह के, तो इसका ध्यान रखना। मदिरा और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर इसका सेवन कोई व्यक्ति कर रहा है तो बंद कर दे। और बीपी इस प्रकार से भी इन 2 को अपन ने क्रॉस लिखा है, ये इसको हटाना है। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हो गए जनरल नॉलेज के प्रश्न के लिए आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़ी के अंदर बीपी को मापा था,
अब आपको लगेगा बड़ा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। घोड़ी के अंदर सबसे पहले मनुष्यों को नहीं लिया उसने, तो घोड़ी के अंदर बीपी को उसने मापा था, लो और हाई। तो ये काम स्टीफन हेल्स ने कब किया? 1733 के अंदर किया। अब आप सोचेंगे कि ये सर कहाँ से लिख रहे हैं, ये आपके किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये भी जनरल नॉलेज के अंदर काम आएगा आपके। नेक्स्ट दूसरा बिंदु है, कॉपलन वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने रक्तचाप की परिभाषा दी 1983 के अंदर। तो इस प्रकार ये अपने रक्तचाप को पढ़ाएं। धन्यवाद।